हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। कुछ स्टूडेंट ने मुझे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा था कि मैम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे आते हैं। तो मैंने कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए हैं जो आपके हिंदी काव्य के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में हैं। तो विस्तृत प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और जो पूछते हैं उनमें भी मैंने महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। आप इसी के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। मेरे अनुभव के आधार पर मैंने ये सारे क्वेश्चन बताए हैं जो लगातार हमेशा कुछ न कुछ ये सारे क्वेश्चंस पूछते ही रहते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में पूरा आदिकाल से है लेके आधुनिक काल तक, ये मैं बार बार बताती हूँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से आपका पूरा शुरुआत होता है। तो पहला ही प्रश्न आपका बन जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा एवं हिंदी साहित्य का काल विभाजन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप विस्तृत प्रश्न तैयार करेंगे तो साथ ही साथ आपके इसी में लघु और अति लघु भी तैयार हो जाते हैं। हालांकि मैंने अति लघु का भी जो है क्वेश्चन आंसर बना के वीडियो बना के डाला है, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका ये हो गया। फिर जब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 काल मैं बार बार बताती हूँ, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो उनमें भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो उसमें भी पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि आदिकालीन प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषताएं होता है, आप असमंजस में न पड़िएगा। आदिकालीन प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं एक ही होता है। फिर भक्ति काल पे आप आते हैं तो भक्ति काल में 2 धाराएं आपकी बढ़ती हैं, ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी। तो हमेशा या तो ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं पूछ लेता है या तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा की। हाँ, पढ़ना आपको है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पहला साल है ये। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें फिलअप करना भूल गई हूँ कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, विवेचना कीजिए। ये तो क्वेश्चन बन ही गया, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय की विशेषता किसी एक की देगा ही। उसके बाद अगर ये नहीं आता है तो प्रश्न बनता है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, विवेचना कीजिए। उसके बाद अब आगे आएंगे तो भारतेंदु या छायावाद की विशेषता, ये छायावाद की विशेषताएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, छायावाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां कवि आप सभी जानते हैं कौन कौन से हैं। फिर अब आपको जैसा बताया था आप आएंगे आदिकालीन कवि। तो आदिकालीन कवि बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में आदिकालीन कवियों में विद्यापति, गोरखनाथ और अमीर खुसरो हैं। तो उन्हों को ध्यान में रख कर मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं जो अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। 3 ही पढ़ना है आपके सेमेस्टर में, विद्यापति, गोरखनाथ और अमीर खुसरो। तो विद्यापति पे क्या पूछता है कि विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि थे, विवेचना कीजिए। फिर गोरखनाथ की योग साधना की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप सभी तैयार नहीं कर सकते तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल सब में से भी अगर एक एक 2 तैयार कर लेंगे तो अच्छा नंबर आपका आएगा, अच्छे से आप पास हो सकते हैं। जानते हो प्रेशर है, तनाव न लीजिएगा। तो हालांकि सारे क्वेश्चन जो जिस पे में महत्वपूर्ण बनते हैं वो मैंने बता दिया है। अब आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं जो आपको लगे कि ये जल्दी तैयार हो जा रहा है। तो विद्यापति पे हो गया, भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि, विवेचना कीजिए। और गोरखनाथ पर कि गोरखनाथ की योग साधना की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अमीर खुसरो आते हैं तीसरे नंबर पे। तो अमीर खुसरो की काव्य की विशेषता बताते हुए हिंदी साहित्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। आपके पाठ्यक्रम से ही है, मैं बाहर से कहीं कुछ नहीं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको। फिर आप आ जाएंगे भक्ति काल पे। तो भक्ति काल में जब आप आएंगे तो भक्ति काल में सगुण एवं निर्गुण कवि। तो सगुण एवं निर्गुण कवि में सगुण में आपके पाठ्यक्रम में सूरदास और तुलसीदास हैं और निर्गुण में कबीर एवं जायसी हैं। ये 4 पढ़ने हैं, सूर, तुलसी, कबीर और जायसी। तो सूरदास पे क्या प्रश्न बनता है कि सूरदास की भक्ति भावना और काव्य संवेदना पर प्रकाश डालिए। और एक और उसके साथ साथ पूछता है, अगर ये नहीं पूछेगा तो सूर का वात्सल्य क्या पूछता है कि वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए हैं, स्पष्ट कीजिए। फिर तुलसी ध्यान दीजिएगा, सगुण कवियों में तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। समन्वय की भावना को विस्तार से समझाइए।
फिर निर्गुण कवि में कबीर। तो कबीर का रहस्यवाद एवं भक्ति भावना इम्पोर्टेंट बनता है। कबीर का रहस्यवाद एवं भक्ति भावना। अब चूंकि ये पहला साल है, पहला सेमेस्टर है, एक बार अगर परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद सभी के लिए आसान हो जाएगा। एक प्रश्न तो ये हो गया कि कबीर का रहस्यवाद एवं भक्ति भावना। दूसरा हो जाएगा कबीर समाज सुधारक के रूप में। देखिए, अगर रहस्यवाद नहीं आता तो समाज सुधारक के रूप में। फिर आपके जायसी बचे, तो जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत। तो जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के महाकाव्यत्व और विरह वर्णन को विस्तार से समझाइए। तो आपका हो गया आदिकाल और भक्तिकाल। फिर आइए रीतिकालीन कवि। तो रीतिकालीन कवियों में आपको क्या पढ़ना है? केशव, बिहारी और घनानंद। ध्यान दीजिए, यही है सेमेस्टर में आपके सिलेबस में, केशव, बिहारी और घनानंद। तो केशव पर क्या क्वेश्चन बनता है? केशव दास के काव्य में व्याप्त हृदयहीनता और सहृदयता की तुलना। कभी कभी ये कहा जाता है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। फिर आइए बिहारी। बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैंने एरो बना दिया है कि ये जो प्रश्न है ये अथवा में, मतलब ये क्वेश्चन दोनों एक ही है। अगर ये भी पूछता है तो आपका वही प्रश्न है। तो ये पूछ सकता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, इस कथन में बिहारी की काव्यगत प्रतिभा पर प्रकाश डालिए। तो ये गागर में सागर, ये सतसैया के दोहरे, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। फिर घनानंद। घनानंद मुख्य रूप से विरह के कवि हैं, विवेचना कीजिए। तो रीतिकालीन कवियों में आपके केशव, बिहारी, घनानंद हो गए। और आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनाया था तो उसमें भी कुछ प्रमुख विस्तृत क्वेश्चन थे, वो छायावाद के कवियों पर बनाया था, निराला, पंत, महादेवी वर्मा और प्रसाद। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसलिए मैंने इसमें केवल रीतिकालीन कवि तक ही बताया है। धन्यवाद।